हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। आई होप सभी की अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी और अभी तक अपन ने बहुत सारे लेक्चर कर दिए सेकंड गेट के। तो आई होप देख रहे होंगे आप और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत ही आपके लिए लाभदायक यूजफुल रहेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पूरा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था, जहाँ तक कि एनालिटिक सब कुछ, कौन एनालिटिक होता है, वैश्लेषिक होता है, कौन नहीं, सब कुछ बात कर ली थी। अब अपन बात करेंगे कौन सा चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, जो स्पेशली अपने पास जुड़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक में, है ना। तो अनुकोण प्रतिचित्रण, कौन सा चैप्टर लेंगे? अनुकोण प्रतिचित्रण, कन्फॉर्मल मैपिंग, यानी कि प्रतिचित्रण यानी कि कोई अपने पास दो तल रहेंगे तो जेड तल में उसका डब्ल्यू तल में प्रतिचित्रण क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, सब कुछ आज अपन यहाँ पर जानेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट रहेगा और जो बातें होगी वो सारी मैं बताऊँगा। तो क्या है यहाँ पर अपने पास अनुकोण प्रतिचित्रण का आवश्यक एंड पर्याप्त प्रतिबंध। सबसे पहला उसका अनुकोण प्रतिचित्रण का आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है कि दो कंडीशन होती है प्रतिचित्रण WF बराबर FZ प्रांत D में अनुकोण प्रतिचित्रण होगा यदि, सबसे पहले आवश्यक पहले प्रतिबंध क्या है कि यदि प्रांत D में FZ विश्लेषिक फलन हो। तो पहला कंडीशन क्या होगी अनुकोण प्रतिचित्रण में कि वो जो फंक्शन होगा वो उस प्रांत में क्या होगा, विश्लेषिक फलन यानी कि एनालिटिक फंक्शन होगा। दूसरा पर्याप्त प्रतिबंध क्या होगा कि उसका जो उस फलन का डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0 होगा उस प्रांत में, है ना। तो फॉर ऑल z बिलोंग्स टू D, यानी कि उस प्रांत में f डैश उसका डेरिवेटिव यानी f डैश z इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 आ जाता है उसका डेरिवेटिव तो वो अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं होगा, है ना। तो दो बातें याद रखनी कि सबसे पहला वैश्लेषिक होना चाहिए और f डैश z इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। फिर मैंने नोट लिखा है कि यदि W बराबर Z बार लिखे तो ये क्या होता है बेटा, तुल्यकोणीय रूपांतर कहते हैं। अगर अपन W बराबर Z बार आ रहा तो तुल्यकोणीय रूपांतरण होता है। यहाँ पर देखना W बराबर Z बार अनुकोणीय रूपांतरण नहीं है क्योंकि FZ बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर Z बार, जो कि विश्लेषिक नहीं है ना। तो यहाँ पर FZ बराबर Z बार है जो कि विश्लेषिक नहीं है, तो W बराबर Z बार अनुकोणीय रूपांतरण नहीं है। ध्यान देना, दोनों अपन को याद रखना। तुल्यकोणीय रूपांतरण क्या होता है, W बराबर Z बार। अब मैंने कुछ क्वेश्चन से लिए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, अपन को याद होना चाहिए, मतलब कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर वह बिंदु यानी बिंदु पॉइंट ज्ञात करना अपन को जहाँ W बराबर 3Z प्लस Z स्क्वायर अनुकोणीय नहीं है, तो वो फलन, उस फलन का बिंदु ज्ञात करना जिस पर वो अनुकोणीय नहीं है। तो अनुकोण प्रतिचित्रण की आवश्यक पर्याप्त, अब देखो बहुपदी फलन है तो वो तो वैश्लेषिक तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड करनी चाहिए यानी कि f डैश z इज नॉट इक्वल टू 0। अब अनुकोणीय नहीं है वो बिंदु प्राप्त करना, तो अनुकोणीय नहीं होगा तो किस पर, जब अगर f डैश z बराबर 0 आ जाए यानी 0 रख के प्राप्त कर लेंगे, तो यानी कि FZ दे रखा है और विश्लेषिक होगा क्योंकि ये बहुपदी फलन है। वो बहुपदी फलन हमेशा क्या होता है, वैश्लेषिक एनालिटिक फलन होता है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश z आएगा इक्वल टू क्या आएगा 3 प्लस 2z, है ना। अब अपन को अनुकोणीय नहीं है तो उसके लिए प्रतिबंध क्या होता है, f डैश z बराबर 0। यहाँ से रखने पर z बराबर क्या आ जाएगा -3/2, यानी कि इस बिंदु पर यह फलन क्या होगा, अनुकोणीय नहीं होगा। तो अपन ने वहाँ पर बिंदु पूछ सकता है, तो अपन ने सीख लिया है। अब बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन से, अपने पास रूपांतरण W दे रखा है के अंतर्गत बिंदु 2, 3 का प्रतिबिंब बताना है ना। तो इस फलन रूपांतरण का बिंदु 2, 3 के अंदर प्रतिबिंब बताना कैसे बताएंगे, सिंपल सा तरीका है। W को क्या लिख लेंगे, u प्लस आयोटा v बराबर Z को लिख लेंगे x प्लस आयोटा y और ये सेम 1 माइनस आयोटा। रियल पार्ट और काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग रख लेंगे। तो रियल पार्ट यहाँ से u बराबर कंपेयर करेंगे तो u बराबर x प्लस 1 और v बराबर क्या आ जाएगा y माइनस 1। ये तो रूपांतरण समीकरण। अब अपन को Z तल में प्रतिबिंब चाहिए, तो बिंदु 2, 3 का प्रतिबिंब बताना अपन को। किस बिंदु पर दे रखा है उसने, तो x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह क्या रख देंगे 2, तो u का मान आ जाएगा 3 और v का मान आ जाएगा 2। और अतः 2, 3 का प्रतिबिंब होगा 3 और 2 यानी कि u v, यानी x y का प्रतिबिंब होगा u और v, यानी कि z तल और w तल में प्रतिबिंब निकाल सकते। तो दो क्वेश्चन अपन ने बात कर ली और अनुकोण प्रतिचित्रण का आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध पढ़ लिया और तुल्यकोणीय रूपांतरण क्या होता है। इसके आगे कुछ बातें अपन डिस्कस करें, इसको नोट डाउन करो।
हाँ, तो अपन आगे चलते हैं। अब जो नया टॉपिक है अपने पास, प्रारंभिक रूपांतरण है ना। प्रारंभिक रूपांतरण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अपन जानेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चंस कैसे बनेगा, यहाँ पर सवाल नहीं पूछेगा, डायरेक्ट इनकी बातें पूछेगा। तो बातें अपन को ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले देखो प्रारंभिक रूपांतरण बहुत सारे होते हैं, मैं सारे की बात अपन जितने भी होंगे सबकी बात करेंगे, है ना। तो स्थानांतरण रूपांतरण की बात करते हैं तो इसको किससे व्यक्त करते हैं, इसको जो W बराबर Z प्लस बी, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अगर W बराबर Z प्लस बी दिखे तुम्हें तो वो कौन सा रूपांतरण होगा, स्थानांतरण। और B को बोलेंगे सम्मिश्र अचर। अब यहाँ पे इनकी जो बातें मैंने सारी लिख दी है, ये याद होनी चाहिए। Z समतल, इस रूपांतरण के अंतर्गत Z समतल का क्षेत्र है ना, W समतल में सदिश B की दिशा में मोड ऑफ B दूरी पर, कितनी दूरी पर, मोड ऑफ D दूरी पर स्थानांतरित हो जाता है। स्थानांतरण रूपांतरण का मतलब है स्थानांतरण, यानी कि जो Z तल में जो क्षेत्र बनेगा वो W तल में किस दूरी पर बनेगा, मोड ऑफ B दूरी पर स्थानांतरित हो जाता है। और उनका आकार व माप दोनों ही क्या होते हैं, समान, है ना। तो ये याद रखना कि जो स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि Z तल में जो क्षेत्र बन रहा है वो W तल में आकृति और माप में तो समान होगा, लेकिन वो मोड ऑफ B दूरी पर क्या होगा, स्थानांतरित हो जाता है। B की दिशा में मोड ऑफ B दूरी पर स्थानांतरित हो जाता है। बस अपन को ये याद रखना है। दूसरा रूपांतरण आता है घूर्णन रूपांतरण, यानी कि इसको बोलते हैं रोटेशन रूपांतरण। तो इसको व्यक्त करते हैं W बराबर e की पावर आयोटा एल्फा डॉट Z से, है ना। W बराबर e की पावर आयोटा एल्फा डॉट Z से, तो इसको बोलेंगे घूर्णन रूपांतरण। यहाँ पर Z समतल का क्षेत्र W समतल में एल्फा कोण, ये याद रखना, कोण से घूम जाता है। जो Z तल में बनेगा वो किस W तल में एल्फा कोण पर घूम जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर एल्फा इज ग्रेटर देन 0 आता है तो जो घूर्णन होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर घूर्णन एल्फा का मान 0 से छोटा आता है तो जो घूर्णन होगा वो कौन सा घूर्णन होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। तो दो रूपांतरण अपन ने कंप्लीट कर लिए। तीसरा आता है आवर्धन। आवर्धन जो होता है इसको व्यक्त करते हैं बेटा W बराबर बीटा Z, ये दोनों का काम करता है, घूर्णन का भी काम करता है और आवर्धन। तो आवर्धन को व्यक्त करता है W बराबर बीटा Z। जहाँ भी तुम्हें W बराबर बीटा Z दिखे तो वो आवर्धन होगा, और बीटा को बोलेंगे सम्मिश्र अचर। अब यहाँ पर ध्यान देना, Z समतल, इस रूपांतरण के अंतर्गत Z समतल का जो क्षेत्र होगा W समतल में आर्गुमेंट बीटा के कोण पर, किस कोण पर घूमेगा, आर्गुमेंट बीटा के कोण से घूम जाता है। यहाँ पर तो ओनली अल्फा के लिए, और यहाँ पर कौन सा कोण पर, आर्गुमेंट बीटा के कोण से घूम जाता है, और तथा मोड ऑफ बीटा गुणा आवर्धन हो जाता है। तो घूम तो किस पे जाएगा, आर्गुमेंट बीटा पर, और आवर्धन कितना होगा, मोड ऑफ B गुणा, कितना आवर्धन होगा बेटा, मोड ऑफ B गुणा आवर्धन हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट दो बातें याद रखना कि आवर्धन में किस कोण पर घूमेगा, आर्गुमेंट बीटा, और आवर्धन किस पर होगा, बीटा, मोड ऑफ बीटा गुणा, यानी कि घूर्णन और आवर्धन दोनों का काम कर रहा है। व्युत्क्रम प्रतिलोम इंपॉर्टेंट है, इसको W बराबर 1/Z से व्यक्त करते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं अपन, इकाई वृत्त व वास्तविक अक्ष के सापेक्ष परावर्तन भी कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं बेटा, और इकाई वृत्त या वास्तविक अक्ष के सापेक्ष परावर्तन भी कहा जाता है ना। अब दो बातें इसकी याद रखना, इन्वर्सन यानी कि प्रतिलोम की क्या होती है, यदि Z तल के वास्तविक अक्ष के ऊपर, है ना, या नीचे के बिंदु W तल में क्या बनेंगे, वास्तविक अक्ष के नीचे या ऊपर प्रतिबिंब बनेंगे। सपोज जैसे कि Z तल में अपना प्रतिबिंब बन रहा है ऊपर, तो W तल में प्रतिबिंब बनेगा बेटा और नीचे, है ना। ये देखो W तल में नीचे, अगर Z तल में अपना प्रतिबिंब नीचे बन रहा तो W तल में प्रतिबिंब कितना बनेगा, ऊपर बनेगा। क्लियर, ये याद रखना। इसी प्रकार इकाई त्रिज्या के वृत्त Z तल में इकाई त्रिज्या के वृत्त के अंदर व बाहर के बिंदु Z W तल में इकाई त्रिज्या के वृत्त के बाहर व अंदर प्रतिबिंब होगा। सेम वही लाइन वाला है ना। अगर वृत्त के अंदर, इकाई वृत्त के अंदर Z जो प्रतिबिंब बन रहा, वो Z प्रतिबिंब अंदर बन रहा है तो W तल में कितना प्रतिबिंब क्या बनेगा, बाहर की तरफ। इसी प्रकार अगर अपना जो Z तल में प्रतिबिंब बाहर बन रहा है तो W तल में कितना प्रतिबिंब बनेगा, अंदर की तरफ। तो यही बातें याद रखनी है। अब कुछ और रूपांतरण है 2-3, उसको अपन बात करेंगे, इसको नोट डाउन करो। हाँ, तो अब आगे बात करते हैं अपन
4 रूपांतर कंप्लीट हो गए थे, पांचों बात करेंगे। पांचों क्या है, रैखिक रूपांतरण, जो कि फर्स्ट गेट 2013 में आया हुआ है। ध्यान देना, रैखिक रूपांतर को किससे व्यक्त करते हैं, W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा, है ना। तो किस रूप में होगा, रैखिक यानी लीनियर फॉर्म में होगा, यानी कि अल्फा जेड प्लस बीटा। यहाँ अल्फा बीटा क्या है, सम्मिश्र अचर है। इसके बाद करता हूँ, इसके अंतर्गत तीनों रूपांतर आ जाएंगे, एक तो गुणन आएगा, दूसरा आएगा आवर्धन और तीसरा आएगा स्थानांतरण। तो रैखिक रूपांतर के अंदर तीनों रूपांतर आ जाएंगे, गुणन, आवर्धन और स्थानांतरण होता है। बस ये बात याद रखना। फिर आता है द्विरैखिक रूपांतर, इंपॉर्टेंट है। द्विरैखिक रूपांतर को वो दूसरा नाम क्या है, मोबियस रूपांतर है, या इसको बोलते हैं रैखिक भिन्नात्मक रूपांतर। इसकी फॉर्म होती है भिन्न के रूप में होती है द्विरैखिक रूपांतर, यानी कि ए जेड प्लस डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, यानी कि अल्फा जेड प्लस बीटा अपॉन गामा जेड प्लस डेल्टा, है ना। और ए बी सी डी क्या होंगे, सम्मिश्र अचर होंगे, और यहाँ पर ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। अब इसमें बात याद रखनी है अपन को, इसे प्रारंभिक रूपांतरों का परिणामी माना जाता है। तो द्विरैखिक रूपांतरण को क्या माना जाता है बेटा, और प्रारंभिक रूपांतरण का परिणामी माना जाता है। इसमें 4 रूपांतर का मतलब सारे रूपांतर आ जाएंगे, गुणन, आवर्धन, स्थानांतरण और प्रतिलोम प्राप्त होता है। तो इसमें किससे प्राप्त होगा, इसमें गुणन, आवर्धन, स्थानांतरण, प्रतिलोमन प्राप्त होता है। और द्विरैखिक रूपांतर का कार्य क्या है कि ये जेड तल में, यानी कि वृत्त या सरल रेखा को वृत्त या सरल रेखा में बदलता है। यानी जेड तल में वृत्त को डब्ल्यू तल में किस में बदलेगा, सरल रेखा में। यदि जेड तल में सरल रेखा हो तो डब्ल्यू तल में किस में बदलेगा, वृत्त में बदलेगा। नहीं, वृत्त को वृत्त में और सरल रेखा को सरल रेखा में मतलब किसी में भी बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ध्यान देना, रूपांतरण क्या होगा, यहाँ पर मैंने विशेष रूपांतर मतलब 6 रूपांतर अपन ने कंप्लीट कर लिए, सारे बातें अपन को ध्यान में रखनी है। रूपांतर, अब कुछ विशेष रूपांतर अपन को डायरेक्ट ध्यान में रखना है। तो रूपांतर लिख दिया मैंने, और जेड तल में और डब्ल्यू तल में 4 रूपांतर मैं लूंगा। सबसे पहले जूहेस्की रूपांतर है, यानी कि जूहेस्की नाम होता है W बराबर 1/2 जेड प्लस 1 अपॉन जेड। ये जेड तल में तो क्या होता है, वृत्त होता है, लेकिन डब्ल्यू तल में इसका जो क्षेत्र बनेगा कौन सा बनेगा, दीर्घवृत्त। तो जूहेस्की जो होगा जेड तल में तो वृत्त बनेगा, लेकिन डब्ल्यू प्लेन में यानी डब्ल्यू तल में क्या बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा। फिर इसी प्रकार इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है W बराबर जेड स्क्वायर हो तो जेड तल में तो ये तो सरल रेखा बनेगा, लेकिन डब्ल्यू तल में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परवलय में, यानी कि पैराबोला में। सरल रेखा से किस में बन जाएगा, परवलय में। और W बराबर साइन जेड है, इंपॉर्टेंट आया हुआ फर्स्ट गेट में, है ना, कि W बराबर साइन जेड। यहाँ पर W तल में रेखा x बराबर a किस में चेंज हो गई, जेड तल W तल में किस में हो जाएगी, अति परवलय। यानी कि जेड तल में तो किस में रेखा और W तल में क्या प्राप्त हो रही है, अति परवलय। ये याद रखना, साइन जेड का तो क्या आ जाएगा, अति परवलय। कोस जेड में जो जेड तल में आ जाएगी रेखा और W तल में क्या आ रही है, दीर्घवृत्त। तो साइन जेड के लिए अति परवलय और कोस जेड के लिए दीर्घवृत्त है। याद रखना, जूहेस्की के लिए दीर्घवृत्त और W बराबर जेड स्क्वायर के लिए परवलय। तो मैंने लगभग सारा पढ़ा दिया है, और कुछ अब न्यूमेरिकल बात करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। लगभग बेसिक अपन ने करवा दिया, और कुछ और बातें होंगी जो अपन नेक्स्ट वीडियो में मतलब कितने पार्ट है, चौथे पार्ट में अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।